पढ़ लिए 4 प्रकार के ये जो हैं। ये मैंने स्लाइड आपको भेज भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे, यहाँ तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था लास्ट टाइम सैटरडे को। आज हम पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू। चौथे प्रकार का टिश्यू होता है नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू को आप समझ लेंगे तो जब हम आगे नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे वो अपने आप हमारे लिए आसान हो जाएगा, अगर हम नर्वस टिश्यू को अगर अच्छे से पढ़ते हैं। क्योंकि जो इसकी मेन जो नर्व सेल होती है ना, उसको न्यूरॉन बोलते हैं। कहाँ है न्यूरॉन? न्यूरॉन होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है शायद। कि इसकी जो सेल होती है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। और जैसे कि किडनी की सेल को नेफ्रॉन बोलते हैं, लीवर की सेल को हिपैटिक सेल बोलते हैं, इसी प्रकार नर्व की सेल को न्यूरॉन बोलते हैं। ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर आपके सामने है, बहुत तरीके के होते हैं। तो जो प्रचलित में है लगभग 5 तरीके के न्यूरॉन होते हैं। और आप ध्यान रखेंगे जो न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो सबसे बड़ी सेल न्यूरॉन होती है। और न्यूरॉन का काम क्या होता है? न्यूरॉन का काम होता है कि मैसेजेस को एक तो रिसीव करना और आगे ट्रांसफर करना। रिसीव करना और ट्रांसफर करना, ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे कि एक जगह से लेके। इसको आप इस तरीके से समझो कि 10 लोग खड़े हुए हैं एक लाइन में। राहुल जी एक सेकंड रोकू। जी न्यूरॉन्स प्लीज। जो होते हैं ना लॉन्गेस्ट होते हैं, लार्जेस्ट तो ओवम होता है, मतलब जो फीमेल में एग बनता है वो। अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ लॉन्गेस्ट, सॉरी, लॉन्गेस्ट जो है लंबे। मेरा बताने का मतलब वही था, मुंह से गलत वर्ड निकल गया। लॉन्गेस्ट मतलब लंबे, ठीक है। 90 सेंटीमीटर की सबसे लंबी सेल ये होती है। कि आप इसको इस तरीके से समझो कि जैसे 10 लोग लाइन में खड़े हुए हैं और एक, जैसे कि मजदूर लोग होते हैं ना, वो एक ईंट एक बार दूसरे को देगा, वो आगे उसको पकड़ाएगा, इस तरीके से वो एक ईंट थोड़ी देर में हम देखते हैं 10वें% तक पहुंच जाती है। ठीक इसी प्रकार जो मैसेज है, मान लेते हैं कि जो न्यूरॉन है ये हमारे, मेरे हाथ के ऊपर यहाँ पे कोई एक न्यूरॉन की ये सेल है। अब यहाँ पे मुझे कुछ पिन चुभी। अब ये मान लेते हैं कि 50-50 सेंटीमीटर की न्यूरॉन बीच में मेरी है, तो इस प्रकार ये 30-40 न्यूरॉन मिलके मेरे माइंड तक पहुंच जाएगा मैसेज। वो मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे मजदूरों ने ईंटों को ट्रांसफर किया उसी प्रकार ये मैसेजेस को जो न्यूरॉन है ये ट्रांसफर करते हैं, फिर ब्रेन से वापस जो है मोटर नर्व के थ्रू मैसेज आएगा। और फिर बाद में जो एक्शन लेना होगा वो हमारा हाथ वहां से हटना है या उसको बर्दाश्त करना है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो न्यूरॉन का काम जो होता है, न्यूरॉन का काम होता है कि मैसेजेस को ट्रांसफर करना, रिसीव करना और फिर आगे उसको दूसरी सेल को देना। न्यूरॉन 5 तरीके के मेनली होते हैं। 4 के तो डायग्राम दिखाई रखा है मैंने, 5वें का मिला नहीं मेरे को, लेकिन मैं ऐसे बता दूंगा 5वां क्या होता है। देखिए, पहला यूनिपोलर। इसमें एक एक्सोन होता है और एक डेंड्रियन होता है। एक्सोन इसको बोलते हैं, जो आपको दिख रही है, हम सेल पढ़ रहे हैं और सेल की एक क्वालिटी होती है कि ऑलमोस्ट जो 90-95 जो सेल्स होती हैं उन सब में सेल बॉडी पाया जाता है। देखिए दिखाई दे रहा होगा सेल बॉडी। इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, यानी कि, प्लीज माइक बंद कीजिए अपना। सेल बॉडी इसमें भी पाया जाता है। ये ऊपर की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है इसको सेल बॉडी बोलते हैं, और इसके अंदर भी न्यूक्लियस, और ये जो पतली सी डंडी जो निकली हुई है इसको एक्सोन बोलते हैं, एक्सोन, ठीक है। और जो ऊपर से जो, जैसे कि आप यहाँ से लगाओ, ये देखो पतले पतले जो किनारे से दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि जड़ होती है पेड़ की, उसकी तरीके से, वो उनको डेंड्रियन बोला जाता है। डेंड्रियन, यानी कि यूनिपोलर में एक एक्सोन होता है और एक डेंड्रियन होता है। इसमें एक एक्सोन है, ये एक एक्सोन तो ऑलमोस्ट एक ही होता है सब में, जितनी भी होती है। और डेंड्रियन भी एक होता है। इसमें देखो डेंड्रियन बहुत सारे हैं। बाइपोलर, कि इसमें ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, आप इसको पढ़ लेंगे। अच्छा, यूनिपोलर में एक एक्सोन होता है और डेंड्रियन नहीं होते हैं। बाइपोलर में एक एक्सोन होता है और एक डेंड्रियन होता है। और मल्टीपोलर न्यूरॉन में मैनी डेंड्रियम डेंड्रियम और एक एक्सोन होता है। और जो एपोलर न्यूरॉन होता है उसमें एक्सोन और डेंड्रियन दोनों उपस्थित होते हैं। और ये बहुत कम पाया जाता है, रेयर होता है। इसमें एक एक्सोन और एक डेंड्रियन नहीं होते, लगता है कि है लेकिन होता नहीं है, जैसे ये रहा यहाँ पे। आप खाली टाइप्स याद रखेंगे, टाइप्स इतने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के न्यूरॉन।
आगे हम पढ़ते हैं पार्ट्स। ये वाला बहुत टॉपिक है और हमारे एग्जाम में यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 3-4 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे आएगा कि मैसेजेस सबसे पहले कहाँ आएगा। तो सबसे पहले मैसेज ये जो डेंड्राइट से दिखाई रखे हैं ऊपर टॉप राइट में आप देख सकते हो डेंड्राइट्स। ये जो यानी कि जड़ जड़ की तरह होते हैं, जैसे कि पेड़ की तरह, पेड़ की जड़ होती है, फैले हुए हैं ये। ये इसके जो कोने पे डेंड्राइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करते हैं। जैसे कि बहुत सारे मजदूर मजदूर के जो हाथ हैं, वो मजदूर के हाथ ईंट को पकड़ रहे हैं ना, ईंट को, रेता को, फिर उस रेता को आगे दूसरे मजदूर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक वो जो हाथ है, आप ये समझ लो वो हाथ डेंड्राइट्स हैं। इसी प्रकार यानी कि जो बाहर से मैसेज को लेंगे और फिर उसको, क्वेश्चन ये आया था पेपर में कि डेंड्राइट्स जो है मैसेज को कहाँ ट्रांसफर करता है। ऑप्शन में दिया था सेल बॉडी, एक्सोन और मेडुलरी सीट, इस टाइप के कुछ भी उलझा दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, डेंड्राइट्स के बाद में देखो कौन सी जगह आ रही है हमारी, सेल बॉडी। कि डेंड्राइट से जो मैसेज है वो सेल बॉडी में जा रहा है। सेल बॉडी अर्थात जो इसका साइटोप्लाज्म है एक तरीके से। ये देखिए इसको दो भागों में बांटा गया है न्यूरॉन को। पहला भाग है कि सेल बॉडी अर्थात कोशिका काय, सेल बॉडी अर्थात कोशिका काय जिसमें न्यूक्लियस होता है और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि हमने सेल्स में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, वहां पे लाइसोसोम पढ़ा था, इस टाइप के और भी काफी सारे यहाँ पे इसके अंदर पाए जाते हैं। अब प्रोसेस जो है, प्रोसेस मतलब कि जो चीज बाहर निकली हुई है, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक है, एक्सोन होना चाहिए ये आप सुधार लें, एक्सम नहीं होगा, एक्सोन होगा। ये लिखा हुआ है ना राइट में, देखो एक्सोन, AXON। ठीक है, यानी कि प्रवर्ध क्या होता है, प्रोसेस जो सेल बॉडी से अलग से संरचना बाहर की तरफ निकली हुई होती है उसको प्रोसेस बोलते हैं। अब ये तो ऊपर सेल बॉडी हो गया, सेल बॉडी से नीचे देखो, नीचे जो निकली हुई है इसको प्रोसेस बोलते हैं। और प्रोसेस में क्या होगा कि एक्सोन है और बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ डेंड्राइट से निकले हुए हैं सेल से, यानी कि जो सेल से बाहर निकले हुए हैं उसको प्रोसेस बोलते हैं। और ये साइनेड नोड मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, वैसे मैंने बुक में नहीं देखा था, लेकिन साइनाइड नोड क्योंकि ये इसमें तो नहीं आएंगे सेल बॉडी में, लेकिन इसका भी काफी योगदान होता है कि मैसेज को आगे दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में, यानी कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचाने में साइनाइड नोड का बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब दोबारा से मैं एक बार समझाता हूँ कि मैसेज कैसे कहाँ से आएगा। मान लेते हैं कि बाहर से कुछ कोई दर्द हुआ और उस दर्द का एहसास हमें इस वाले डेंड्राइट को हुआ। अभी ये वाली जो डेंड्राइट है मैसेज को सेल बॉडी में पहुंचाएगी और सेल बॉडी से एक्सोन से होता हुआ ये जो बाहर आ जाएगा, ये जो यहाँ पे होती है साइनाइड नोड, एंड में जो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मैं गोल से कर रहा हूँ, यहाँ पे होती है साइनाइड नोड। और यहाँ से फिर ऐसे ही जैसे ये वाली सेल की फिर अगली सेल के फिर डेंड्राइट शुरू हो जाएंगे, वो यहाँ से फिर चिपक जाएंगे, फिर इसी प्रकार ये सीरीज चलती जाएगी और ब्रेन तक मैसेज जाएगा और वापस आएगा। जो ब्रेन तक मैसेज ले जाती हैं उनको सेंसरी नर्व कहते हैं। सेंसरी नर्व हिंदी में संवेदी नर्व को बोलते हैं। संवेदी क्या बोलते हैं नर्व को हिंदी में, संवेदी तंत्र, तंत्रिका, सॉरी, संवेदी तंत्रिका हिंदी में बोलते हैं। और वापस आने वाली जो उसको बोलते हैं इंग्लिश में तो उसको मोटर नर्व कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं ध्यान नहीं आ रहा एकदम से, उसको प्रेरक तंत्रिका है। प्रेरक तंत्रिका है, हाँ हिंदी वाले भी ध्यान रखिए, प्रेरक तंत्रिका हिंदी में कहते हैं उसको, जो ब्रेन से आती हैं मैसेज लेकर के, और जो जाती हैं वो सेंसरी नर्व, और जो आती हैं उसको मोटर नर्व। ये पढ़ते हैं एक्सोन क्या होता है कि इसमें एफेरेंट प्रोसेस होता है, मतलब कि इसमें कि मैसेज को आगे पहुंचाया जाता है। टेक इम्पल्सिस, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कहाँ होता है। सेंट्रीफ्यूगल ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, या इसका उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि एक्सोन में कौन सा कंडक्शन होता है। तो देखिए क्या है कि टेक इम्पल्सिस, इम्पल्सिस मतलब कि संवेदनाएं, सेंसेस अवे अर्थात दूर ले जाती हैं फ्रॉम सेल बॉडी,
कि सेल बॉडी से अर्थात कोशिका काय से संवेदनाओं को दूर ले जाती है। अब ऊपर देखिए टॉप पे सेल बॉडी क्या है, ये जो दिखाई दे रही है सेल बॉडी है। मैसेज कहाँ से आया, ऊपर डेंड्राइट से मैसेज आया, डेंड्राइट से मैसेज आया सेल बॉडी में। अब सेल बॉडी से मैसेज आएगा एक्सोन में, और आगे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है मैसेज, तो अब नीचे जा रहा है, इसीलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कहते हैं। आगे बताएं कि एक्सोन जो नर्व इम्पल्सिस को सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं और साइनाइड नोड के द्वारा इम्पल्सिस अन्य न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाते हैं, कि ये जो साइनाइड नोड है यहाँ से वो मैसेज आगे दूसरी न्यूरॉन में, दूसरी न्यूरॉन जो सेल है उसमें चला जाएगा। अब एक्सोन अकेला होता है, थर्ड सिंगल होता है और सीधा होता है और अनब्रांच्ड होता है। इसका मतलब तीनों मतलब एक ही है, सिंगल, सीधा, अनब्रांच, मतलब कि इसकी ब्रांच नहीं होती। देखो एक ही आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंगल होता है ये, जबकि देखो डेंड्राइट्स आपको दिख रहे हैं कितने ब्रांचेज में है, नीचे साइनाइड नोड कितने ब्रांचेज में है, लेकिन एक्सोन एक ही है, इसलिए ये अकेला होता है, सीधा होता है और अनब्रांच्ड होता है। राहुल सर, जी ये जो साइनाइड नोड बोल रहे हैं ना, वो सिनेप्टिक नोड नोब होता है। साइनाइड तो वो हार्ट में होता है, साइनाइड नोब नोब वो सिनेप्टिक ही होता है, मैंने कई जगह पढ़ा था, पता नहीं उसको भी साइनोड बोला गया था वहां पे। नहीं, वो पर ऐसे सिनेप्टिक। नोड होता है, हार्ट वाला जो आप कह रहे हो ना, वो ऐसे हाँ नोड होता है वो। हाँ, लेकिन ये सिनेप्टिक ही होता है जितना अच्छा, मैंने इसको पढ़ा। सिनेप्टिक कहते हैं, ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा इसको। और हार्ट में जो होता है उसको ऐसे नोड बोलते हैं ना, जी जी जी। ये साइनोइड है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा साइनाइड को। आप सिनेप्टिक कह रहे हो ना इसको, ठीक है, देख लूंगा मैं एक बार, कल आपको बता दूंगा। हम आगे तो सर ये बढ़ते हैं कि सिनेप्टिक ही होता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आगे है इसका नीजल ग्रैनुल्स इसमें एब्सेंट होती है, और एक्सोन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोई बताएगा माइक खोल के? साइटोप्लाज्म सेल में मैंने समझाया था, सेल अर्थात के अंदर कोशिका द्रव्य सेल के क्या बोलते अंदर हैं? का द्रव्य, कोशिका द्रव्य। जो सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म देखा था, और साइटोप्लाज्म में हमने पढ़ा था ना कि लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, लिविंग में कई चीजें होती है, नॉन लिविंग में कई चीजें होती है, वो साइटोप्लाज्म है। तो जैसे सेल बॉडी का अपना साइटोप्लाज्म होता है, उसी प्रकार एक्सोन में भी लिक्विड तो होता ही है, तो उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, कि एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जो लिक्विड होता है, उसको एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि सीधा कि एक्सोप्लाज्म क्या होता है, कहाँ होता है, कि एक्सोन में होता है, इसे, और एक्सोम का साइटोप्लाज्म है, इसीलिए उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। अब इसके ऊपर लेयर होती है, जैसे कि सेल की मेम्ब्रेन को हमने सेल मेम्ब्रेन बोला था, है ना, सबकी अपनी अपनी मेम्ब्रेन होती है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है, सभी अलग अलग है। अब एक्सोन के ऊपर जो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब परत, जो एक्सोन को ढक के रखती है, उसको क्या कहते हैं? एक्सोलीमा कहते हैं। तो यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ आप देख लीजिए, जो एक्सोन के जो बाहर की तरफ होएगी कवरिंग को, जैसे हमारी त्वचा है, ये बाहर है, ये हमारी बॉडी की मेम्ब्रेन है, इसी प्रकार जो एक्सोन के बाहर की तरफ होती है उसको एक्सोन मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसका नाम यहाँ पे दिया कि उसको एक्सोलीमा कहते हैं। अब जहां से एक्सोन शुरू होता है, जहां से एक्सोन शुरू होता है उसको एक्सोन हिलोक, ये रहा ऊपर देखिए, ये जो डॉट के नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको एक्सोन हिलोक कहते हैं, एक्सोन हिलोक। क्वेश्चन ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन बनता है कि एक्सोन हिलोक कहाँ होता है, कि एक्सोन हिलोक इज जस्ट बिलो द सेल बॉडी, कि कोशिका काय के जस्ट नीचे होता है, एक तरीके से ज्वाइंट है दोनों का, पहला ही पार्ट है इसका, ऐसे लगा लीजिए आप। आगे हम पढ़ते हैं कि एक्सोन नॉर्मली दो प्रकार का होता है, वैसे तो सिंगल ही होता है सब जगह पे, सिंगल होता है, अनब्रांच्ड होता है और सीधा होता है, लेकिन दो टाइप का होता है। दो टाइप क्या है, कि एक तो माइलिन, माइलिन जो सीट होती है उससे युक्त होता है, मतलब कि एक में माइलिन सीट होती है और दूसरे में माइलिन सीट एब्सेंट, यानी कि उसमें माइलिन सीट नहीं होती है। अब देखिए ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पहले वाले में ये जो आपको बॉक्स से दिखाई दे रहा है रेड कलर की, इसको माइलिन सीट बोलते हैं। जैसे पीछे भी स्ट्रक्चर में देखा था आपको, देखो ये एक्सोन तो बीच में है, पतली सी लाइन,
इसके चारों तरफ ये कवर किया हुआ है ना, इसको माइलिन शीट बोलते हैं। देखो यहाँ पे रेड कलर में दिखाई गई है माइलिन शीट, ठीक है, ये माइलिन शीट। और देखो इसमें माइलिन शीट नहीं है, एक्सोन सीधा सिंपल दिया हुआ है। तो मतलब कि ये दो प्रकार का, एक माइलिन शीट वाला और बिना माइलिन शीट वाला। अब हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें मेनली जो पेरिफेरी पीएनएस और सीएनएस है, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो ज्यादातर पाया जाता है कि जो पीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस के अंदर क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स होती हैं और जो स्पाइनल नर्व्स होती है, देखा होगा ना क्रेनियल नर्व्स पेपर में आती है हमारी 12 होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती है 31 पेयर की। इसके अंदर ये माइलिन शीट से युक्त होती है, यानी कि इसमें माइलिन शीट पाई जाती है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, इसमें माइलिन शीट नहीं होती। सर इसको माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड भी कहते तो हैं। ध्यान रखिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाँ माइलिनेटेड और मतलब कि माइलिन शीट है, और नॉन माइलिनेटेड मतलब कि माइलिन शीट नहीं है। वो वर्ड कुछ भी हो सकता है लेकिन मेन कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है, सबको क्लियर हुआ होगा। लास्ट टाइम कंप्लेंट थी मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आज मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, अभी भी फास्ट तो नहीं हो रहा है? बता दीजिए एक बार कोई। नहीं सर। ठीक है, स्पीड हमारी फास्ट तो नहीं है ज्यादा। भैया रिपीट कर दीजिए इसको। ठीक है। भावना जी, हाँ अच्छा जी जी रिपीट ठीक है करूँ अभी? चलो मैं करता हूँ जी। माइलिन शीट से देखिए, माइलिन देखो एक्सोन दो प्रकार का होता है। एक्सोन क्लियर है क्या होता है? एक्सोन किसको बोलते हैं? जो सेल बॉडी से निकलता है, जो प्रोसेस निकलता है उसको एक्सोन कहते हैं। जो पतला होता है, सीधा होता है और अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। पहले तो एक्सोन क्लियर होना जरूरी है, उसके बाद आप तो प्रकार जानोगे। अब ये दो प्रकार का होता है कि एक को माइलिनेटेड बोलते हैं और दूसरे को नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं। मतलब कि जिसमें माइलिन शीट होती, माइलिन शीट नहीं। और ये जो माइलिनेटेड जो शीट है वो पेरिफेरी नर्वस सिस्टम में होता है, पीएनएस। ये फुल फॉर्म आती है हमारे पेपर में सबसे ज्यादा। पीएनएस की फुल फॉर्म बताओ, सीएनएस की फुल फॉर्म बताओ। पीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती है। क्रेनियल नर्व 12 होती है, स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स होती है। तो इसमें माइलिन शीट होती है और सीएनएस में माइलिन शीट नहीं होती, ठीक है जी। अब लास्ट में बताऊंगा, बी नहीं क्लियर हुआ तो आपको। माइलिन शीट क्या होती है? अब हम माइलिन शीट पढ़ते हैं कि माइलिन शीट तो देख लिया कि होती है नहीं होती, अब ये क्या है अभी इसके बारे में हम जान लेते हैं। कि बॉडी के अंदर सोन सेल्स होते हैं, सोन सेल्स, और ये व्हाइट कलर के होते हैं, श्वेत वसीय पदार्थ, यानी इनका सफेद रंग होता है, से माइलिन शीट बनती है। मतलब कि ये जो सेल्स हैं सोन सेल्स की, क्वेश्चन सीधा बनता है कि माइलिन शीट में कौन सी सेल्स होती हैं? तो इसमें सोन सेल्स होती हैं और इनका रंग कैसा होता है? इनका रंग सफेद होता है और इसी से माइलिन शीट बनती है। और इसी की वजह से माइलिन शीट का रंग भी सफेद होता है। यहाँ पे रेड कलर का दिखा दिया गया लेकिन व्हाइट कलर का होता है ये। माइलिन शीट के ऊपर पाई जाने वाली परत को न्यूरोलीमा कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, एक्सोन के ऊपर पाए जाने को एक्सोलीमा कहते हैं, माइलिन शीट के ऊपर पाए जाने वाले को न्यूरोलीमा कहते हैं। क्वेश्चन सीधा बनता है कि न्यूरोलीमा किसकी मेम्ब्रेन है? ऑप्शन ए एक्सोन की, ऑप्शन बी सेल बॉडी की, ऑप्शन सी माइलिन शीट की। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो न्यूरोलीमा किसकी सेल मेम्ब्रेन है? माइलिन शीट की। और एक्सोलीमा किसकी है? एक्सोन की, ठीक है। माइलिन शीट कंटिन्यू नहीं होती, टुकड़ों में होती है। देखो आपको दिख रही है ना पीसीज में, एक छोटा टुकड़ा ये रहा, फिर थोड़ा सा गैप है ये रहा, और फिर आगे आगे का टुकड़ा, फिर छोटा सा गैप है, फिर आगे का टुकड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे 3 टुकड़े दिए हुए हैं कि माइलिन शीट कंटिन्यू नहीं होती है, बल्कि ये टूट टूट के होती है। और जिस स्थान पर माइलिन शीट एक्सोन नहीं होती,
मतलब कि यहाँ माइलिन शीट जो टूटे हुआ भाग होता है ना, ये आपको दिखाई रहा होगा, लिखा हुआ नोड ऑफ रणवीर। मेरे डॉट के नीचे आपको दिख रहा होगा नोड ऑफ रणवीर, यानी कि जहां पे माइलिन शीट अनप्रेजेंट होती है, नहीं होती, उसको, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, नोड ऑफ रणवीर। यहाँ पे क्या होता है, इंपल्सिंग जंप करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैसेज आते हैं वो जंपिंग होती है यहाँ पे उसकी। और नोड ऑफ रणवीर पर नर्व इंपल्सिस का लिखा हुआ देखिए, कंडक्शन जंपिंग मैनर होता है। कि कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन मतलब कि इम्पल्सिस। इम्पल्सिस आप समझो, आपने वो देखा होगा ईसीजी, सबने देखा होगा ईसीजी की रिपोर्ट, वो ऊपर नीचे होती है ना, इस तरीके से आप समझो कि कंडक्शन अप डाउन होता है, वो जंपिंग मैनर में होता है। और माइलिन शीट का वर्क क्या होता है, आप समझो कि जैसे कि हमारे घर में तार लगी है, तार के ऊपर रबड़ होता है ना, देखा होगा कि लाल रंग की तार है, ब्लू कलर की तार है, येलो कलर की वायर है। वायर का काम क्या होता है, हमें करंट नहीं, करंट को लीकेज से बचाती है। और जहां से तार कटी होती है करंट भी तो लग जाता है हमें। तो मतलब कि उसका क्या, रबड़, रबड़ का क्या काम होता है, वो लीकेज को रोकता है। तो वर्क माइलन शीट का यही है कि लीकेज को रोकती है। ये जो इंडक्शन हो रहा है, यानी कि अंदर जो मैसेज जा रहा है उसको बाहर जाने से रोकती है, यानी कि ताकि वो सीधा एक डायरेक्शन में जाए, दाएं बाएं जाके वेस्ट ना हो जाए। ये माइलन शीट का वर्क होता है। डेंड्रियन हम पढ़ते हैं। डेंड्रियन, डेंड्रियन यानी कि ऊपर से जो गुच्छों में होते हैं, देखो यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर जो है, जो हमें लगता है कि जैसे कि पेड़ की जड़ है, इनकी संख्या एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है। यानी कि कितने ही हो सकते हैं, ज्यादातर जो हम जो पढ़ते हैं ना, वो ये अनेक वाला पढ़ते हैं नॉर्मली। जो स्ट्रक्चर भी दीजिए को, ये भी अनेकों वाला दिखा रखा है, इसमें भी अनेकों, सीमित नहीं होती है, ये होता है एक जोन सीमित होता है। स्मॉल, स्मॉल होता है, छोटे होते हैं ये, और ब्रांच्ड होते हैं, अर्थात कई होते हैं संख्या में ये ब्रांच्ड। और एक जोन अनब्रांच था, और इसमें नीजल ग्रेनुल्स प्रेजेंट होती है, और इट कैरीज इम्पल्सिव टूवर्ड्स साइटोन ऑन सेल बॉडी। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। सेंट्रीपिटल कंडक्शन कहाँ होता है, पीछे हमने एक्सोन में क्या पढ़ा था, सेंट्रीफ्यूगल, ध्यान आ रहा है आपको, ये रहा सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। ये कहाँ होता है, इम्पल्सिस क्या होते हैं, एक्सोन बाहर लेके जाता है सेल बॉडी से, इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल, बाहर जा रहा है कंडक्शन। और यहाँ पे कंडक्शन सेंट्रीपिटल, अंदर आ रहा है, मतलब कि बाहर से सेल बॉडी में आ रहा है। सेल बॉडी, बाहर से सेल बॉडी में आना सेंट्रीपिटल कंडक्शन, और सेल बॉडी से बाहर एक्सोन में जाके बाहर निकलना सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। बहुत कॉमन है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, अच्छे से इसको याद कर लें कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कहाँ कहाँ और किन के बीच होता है। अभी आपने बताया था साइनेपेटिक नोड बताया था ना, हाँ ठीक है। साइनेपेटिक नोड जो ये कि एक्सोन के अंतिम सिरों में पाए जाते हैं, दिखाई दे रहा होगा ये एक्सोन के सिनेप्टिक, सिनेप्टिक नोड, ठीक है। इसके जो एंडिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ये पाया जाता है सिनेप्टिक, ठीक है जी, हो जाएगी आदत, धीरे धीरे पड़ जाएगी। कई बार जो गलत चीजें याद हो जाती है ना, वो गलत ही रहती है फिर थैंक यू। तो ये एक्सोन के लास्ट कोनों में होते हैं, और इनकी संख्या अनेक होती है, क्योंकि यहाँ से मैसेज बाहर निकलेगा ना, फिर आगे की दूसरी सेल जुड़ जाएगी। दूसरी सेल का क्या जुड़ेगा, डेंड्राइट्स जुड़ेंगे, डेंड्रियन जुड़ेंगे, ठीक है। देखो इनके द्वारा ही इम्पल्सिस, मतलब कि जो संवेदनाएं हैं, ठंडा गर्म दर्द अच्छा बुरा, जो संवेदनाएं हमें हो रही है, को आगे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में ले तक पहुंचाया जाता है। यानी कि इसी प्रकार जो ग्रुपिंग है, जो बताया था कि जैसे मजदूर एक ईंट को दूसरे मजदूर को, फिर वो आगे तीसरे मजदूर को, वो ईंट पास आउट होती है, ठीक इसी प्रकार ये मैसेजेस जो है ये पास आउट होते हैं। जो रिसीवर्स होते हैं उसको डेंड्रियन बोलते हैं, और जो उसको आगे दूसरी सेल में ट्रांसफर करता है उसको साइनेपेटिक नोड बोलते हैं इसके, ठीक है। ये क्लियर हुआ होगा।
तो यहाँ पे हमारा ये बोलते हैं नॉट। नर्वस टिश्यू कंप्लीट हो गया है। क्या जी? साइनेप्स नोड सर, साइनेप्स नोड बोलते, ठीक है, सिनेपेटिक आगे नहीं, बढ़ते हैं। साइनेप्स। साइनेप्स मतलब होता है कि स्पर्श, मतलब जो आप बोल रहे हैं ना वही चीज है हो जाएगा मैम, साइनेप्स धीरे नोड। धीरे आदत पड़ जाएगी मेरे को जी। थैंक यू, थैंक यू। और सर एक और चीज ठीक है, कि अब मैं ब्रेन थोड़ा सेल्स सा आगे में बढ़ता हूँ समय। ब्रेन सेल्स में डिवीजन नहीं हाँ। होता, मतलब जैसे बाकी सेल्स डिवीजन करती हैं, ब्रेन सेल्स डिवीजन नहीं करती। हम्म ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी सेल के बट डिवीजन नहीं आपने होते ये हैं, कि बताया था ब्रेन सेल के लास्ट डिवीजन नहीं होते हैं। हाँ, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, कोई बात नहीं, रिपीट कर दिया तो अच्छी बात है, ज्ञान हम सबका स्वीकार्य है यहाँ पे। तो मैथ स्केलेटल सिस्टम का इंट्रो करके आने हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है, इसलिए आप समझ सकते हो कि मुझे थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। आप भी मेरे साथ तेज चलोगे तो अच्छा रहेगा। कि स्केलेटल सिस्टम मतलब कि कंकाल तंत्र, हिंदी में इसको कहते हैं कंकाल तंत्र। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ढांचा है जिसको हम भूत बोलते हैं, ये ढांचा जो है शरीर का आधार है। अगर ये ढांचा नहीं होएगा तो हमारे जो लिवर है, हार्ट है, वो कहाँ रुकेंगे, वो तो गिर जाएंगे। उनकी उनकी सुरक्षा कैसे होएगी? ये जैसे रिब्स है, ब्रेन की सुरक्षा ये ऊपर स्कल करता है, आंखों की सुरक्षा चारों तरफ की हड्डी करती है, दांत सुरक्षा करते हैं। ठीक है, ये पैलिस रीजन जो है इसके अंदर के यहाँ के ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है। ये जो फ्लोटिंग रिब्स है किडनी की प्रोटेक्शन करती है। तो मतलब कि अब ये जो है शरीर का एक ढांचा है, कंकाल, जो जैसे कि एक मकान होता है ना, मकान का ढांचा एक पिलर्स होते हैं। पिलर्स नहीं होंगे, पिलर्स गिर जाएंगे, उसमें सरिये वगैरह डालते हैं, वो पिलर्स उस बड़े घर का ढांचा है, आधार है, नींव है। तो इसी प्रकार हमारी बॉडी का आधार ये हमारी स्केलेटल सिस्टम है, ये हड्डियां हैं, क्योंकि मसल्स भी इन्हीं के साथ अटैच होती हैं और ऑर्गन्स तो इनमें होती हैं इसके अंदर। तो ये किसके बनते हैं? शरीर के सभी बोन फाइबर्स टिश्यू से बंधी रहती हैं। कि कौन सी टिश्यू से बंधी रहती हैं? फाइब्रस टिश्यू से। और हमने पढ़ा था कि फाइब्रस टिश्यू किसके अंतर्गत आता है? कनेक्टिव टिश्यू में आता है। बोन्स के एंड्स पर कार्टिलेज की परत चढ़ी रहती है, यानी कि बोन, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी ह्यूमरस बोन है, इसका जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे कार्टिलेज होती है। जैसे कि वर्टिब्रा है, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, रुको, थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कि मानते हैं कि ये एक बोन है, ठीक है, और ये दूसरी बोन है हमारी। अब इसके बीच में जो खाली स्थान है, ये यहाँ पे इसको ये कैविटी बोलते हैं, इनकी खालिस्तान। खालिस्तान होगा तभी मूवमेंट होगी। जैसे कि सूचर्स है दिमाग में, यहाँ पे खालिस्तान नहीं होते हैं, ये लगातार हड्डियां चिपकी हुई होती है। छोटे बच्चे में तो होती है, लेकिन बाद में जो बच्चा बड़ा होता है ना, देखते होंगे छोटे बच्चे में तो यहाँ पे हल्का सा गड्ढा होता है खोपड़ी में, ऊपर सिर में, लेकिन बाद में जब वो बड़ा होता है वो भर जाते हैं, यानी कि वो सूचर्स जुड़ जाते हैं हड्डियां। और आपने देखा कि सिर की तो मूवमेंट नहीं होती ना ऊपर से, और लेफ्ट का लेफ्ट साइड चला गया, ऐसा तो नहीं होता कि पूरा सिर एक साथ ही जाता है। लेकिन हाथ का होता है, ये हाथ ऊपर चला गया, कोहनी मुड़ गई, ऊपर चली गई, नीचे चली गई, उंगली आगे पीछे हो गई, यहाँ में कैविटी है, खाली जगह है ये। और ये जो खाली जगह है, यानी कि जो और ये बीच में ये जो है, यहाँ पे कार्टिलेज पाई जाती है, कार्टिलेज। और कार्टिलेज का काम क्या होता है? कार्टिलेज आपस में दोनों हड्डियों को आपस में मिलने से रोकती है, उसके अंदर गैप बनाए रखती है, उसको झटके से रोकती है, और फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि फ्रिक्शन होएगा तो फिर दर्द होएगा, दर्द होएगा तो फ्रिक्शन होने से हड्डियां धीरे धीरे फिर आपस में टूट जाएंगी, क्रश हो जाएंगी।
तो कार्टिलेज का काम होता है ये हड्डियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और मूवमेंट्स इनकी वजह से आती है। और अभी मीनाक्षी जी से पूछा था मैं कि कितने प्रकार के होते हैं कार्टिलेज? राहुल जी, 3 प्रकार के होते हैं। राहुल जी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। ठीक है, फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम की स्केलेटल सिस्टम के काम क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं? जी, कार्य मेरी आपके पास कोई बता दीजिए। वॉइस थोड़ी ब्रेक होकर आ- हेलो, जहां ब्रेक हुई है ना वो समझ में आया है सब कुछ, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया। ठीक है ना मेरी आवाज? ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, कि काम क्या होते हैं स्केलेटल सिस्टम के। देखिए, कंकाल तंत्र एक फ्रेमवर्क का काम करता है। अभी मैंने बताया कि शरीर का ढांचा है, क्योंकि इसी की वजह से तो ये हमारी देखो शरीर बड़ा हो रहा है, शरीर छोटा हो रहा है, एक ढांचा है, फ्रेम मिल रहा है हमारे शरीर को, फ्रेमवर्क का काम करता है तथा कोमल अंगों को सहारा देता है। कोमल अंग कौन से हैं? जैसे कि ये हार्ट है, रिब्स के यहाँ पे लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, लंग्स है हमारे। अगर ये रिब्स नहीं होंगी तो डायरेक्ट कुछ भी, किसी ने मुक्का मार दिया, हाथ पे कुछ जोर से मार दिया, तो डायरेक्ट ही वो इफेक्ट जो दर्द होगा वो हमारे लंग्स में या हार्ट में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, लंग्स से हार्ट के बीच में ये बोन्स होती हैं और कार्टिलेज भी होता है। वो दर्द ये कार्टिलेज और बोन्स सहती है, तो उसमें ऑर्गन तक वो दर्द नहीं जाता। अगर ऑर्गन तक दर्द चला जाएगा तो ऑर्गन खराब हो जाएगा। तो ये जो हड्डियां हैं ये प्रोटेक्शन का वर्क करती है, जैसे कि खोपड़ी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। और आगे बताया कि ये मसल्स की सहायता से बॉडी मूवमेंट में सहायक है। ये अपने आप में मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जब मस्कुलर सिस्टम इसके साथ मिल जाता है, टेंडेंस इसको हम बोलते हैं, तो फिर ये बॉडी मूवमेंट में इसके थ्रू बॉडी मूवमेंट होती है। अर्थात स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम जब मिलते हैं तब बॉडी मूवमेंट होती है। बोन्स के अंदर बोन मैरो होती है। बोन मैरो सुना होगा आपने, क्रिस 3 मूवी में भी आता है कि वो जो होता है कि वो वायरस फैला देता है, वो क्रिस क्या होता है, फिर अपने खून से बोन मैरो से वो बनाता है दवाई, वैक्सीन बनाता है और बम ब्लास्ट के जरिए पूरे मुंबई में, इंडिया में उस वायरस को समाप्त करता है। बोन मैरो क्या होता है कि ये आगे से आगे ट्रांसफर होती है और बोन मैरो में ही ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। कि आप ब्लड डोनेट करते हो, अब ब्लड सेल्स का तो डिवीजन नहीं होता है, लेकिन ब्लड सेल्स जो होती है कि ये बोन मैरो में बनती है। जैसे कि हमने खून दे दिया, हमारे अंदर 5 लीटर ब्लड है, ठीक है, और हमने 1 लीटर ब्लड डोनेट कर दिया, तो हमारी नर्स में 4 लीटर ब्लड रह गया। अब ये बोन मैरो क्या होगी, बोन मैरो ऑटोमेटिक ब्लड बना देती है। खून यहाँ से बोन मैरो यानी कि हड्डियों के अंदर से खून बनता है, कहीं बाहर से नहीं बनता खून। अस्थि तो मज्जा। याद रखेंगे कि ब्लड कहाँ पे बनता है? हाँ, बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, हिंदी में अस्थि मज्जा और इंग्लिश में बोन मैरो। जो याद हो आप अपने तरीके से कर लो इसको। अब टाइप्स ऑफ बोन, कि बोन कितने प्रकार की होती हैं, ये आपको लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा होगा, लॉन्ग बोन। जैसे कि फीमर हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर कहाँ होती है? थाई में होती है, ये जंगा में। टिबिया ये नीचे होती है, घुटने और एंकल के बीच में। फेबुला, ह्यूमरस ये हाथ में होती है। ठीक है, यानी कि देखो ये हाथ है, ये देखो थाई की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है, इसको फीमर कहते हैं। ये दिया हुआ भी ये रहा, देखो एरो करके दिया हुआ है, ये फीमर हड्डी है, सबसे लॉन्ग बोन में से आती है। इसी प्रकार ये टिबिया फेबुला जो है ये लॉन्ग बोन में आती है। ये ह्यूमरस है, ये अल्ना रेडियल है भी लंबी हड्डियों में आती हैं। बाकी तो देखो टेढ़ी है, मेडी है, चपटाकार है ना, छोटी है, इनका कोई शेप ही नहीं कईयों का। तो ये अलग अलग है। जैसे एक तो लॉन्ग बोन होगी जो लंबी होती है, उनको लॉन्ग बोन कहते हैं। शॉर्ट बोन जो छोटी होती हैं, जैसे कार्पल्स। कार्पल्स कहाँ होते हैं? याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है
कि कार्पल्स कहाँ होते हैं, तो कार्पल्स होते हैं हमारी कलाई में, कलाई में होते हैं, ठीक है। अब कोई बताए माइक खोल के, टार्सल्स कहाँ होते हैं? पैरों में सर, पैरों में, कम ऑन, पैरों में टार्सल्स कहाँ होते हैं? पैरों में एंकल्स में। टखने में, हाँ पूरा बोलो, एंकल में होते हैं, पैर तो बहुत बड़े हैं, टखने में होते हैं। हाँ क्योंकि वहां पे तो फिर मेटाटार्सल भी आ जाएंगे अगर आप डायरेक्ट पैर बोलोगे तो एंकल बोलो, पर्टिकुलर पॉइंट बोलो, एंकल में होते हैं टार्सल्स, और पर्टिकुलर रिस्ट यानी कलाई में कार्पल्स होती हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी हड्डियां होती है, और आप मानोगे नहीं, कलाई को आप इतना छोटा ले रहे हो ना, यहाँ पे 8 हड्डियां होती हैं, 8, खाली कलाई के अंदर 8 हड्डी होती हैं, और टार्सल 7 होते हैं, एंकल में 7 होते हैं और कलाई में ये 8 हड्डियां होती है। देख लो छोटी सी कलाई है और 8 हड्डियां हैं यहाँ पे। फ्लैट बोन, फ्लैट जैसे कि रिब्स, स्कैपुला, स्टर्नम, कपाल यानी कि हाँ इसको बोलते हैं क्रेनियल बोन, हाँ क्रेनियम, क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम बोन, ठीक है। रिब्स यानी कि देखो, रिब्स यानी कि पसलियां, ये जो पसलियां दिख रही हैं आपको, पसलियां, इसको रिब्स बोलते हैं। स्कैपुला, इसके पीछे देखो, कंधे के पीछे आप देखते हो कि जब ऐसे आप गोमुख आसन करते हो, पीछे हाथ कहाँ पे, ये जो 2 बोन होती हैं, बोन पे हाथ पीछे टच करता है ना हमारा, उसको स्कैपुला बोन कहते हैं। समझ पा रहे होंगे, कईयों का पीछे से स्कैपुला बोन बाहर की तरफ उठा रहता है, जिस कंधे आगे झुका के चलते हैं। स्टर्नम, छाती वाले, छाती की हड्डी बोलते हैं इसको, स्टर्नम, ये रहा देखो जो बीच में है, तलवार की तरह बोलते हैं, कि कौन सी कटार क्या करती, बोलते हैं कि ऐसी कौन सी हड्डी है जो तलवार की तरह दिखती है। देखो दिख रही है ना तलवार की तरह, इसका जो आकार है जो कटार की तरह है, ये फ्लैट बोन है, स्टर्नम बोलते हैं इसको, कि छाती की हड्डी भी बोलते हैं इसको सामान्य रूप में। कपाल की अस्थियां, कपाल यानी कि जो ये ऊपर है, खोपड़ी है हमारी, ये भी फ्लैट बोन में आती है। अब इरेगुलर बोन, चौथे प्रकार की बोन्स होती हैं इरेगुलर बोन, मतलब कि इरेगुलर जिसका कोई आकार नहीं है, वो कैसी भी हो सकती हैं इरेगुलर, जैसे वर्टिब्री है, ये देखो कमर यहाँ पे कैसी है, ऊपर कैसी हो गई, ऊपर अजीबोगरीब की इनकी आकृति होती है, ये इरेगुलर बोन है। देखो दिखाई दे रहा होगा, इसका इंटीरियर है, इसका पोस्टीरियर है, ये इसका अजीबोगरीब स्ट्रक्चर होता है इनका, तो इसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर बोन बोलते हैं। हिप बोन, ये देखो कुल्ले की हड्डी, इरेगुलर बोन है ये। सिसेमोइड बोन, ये एक बीज होता है ना सिसम का, आपने देखा होगा सिसम का बीज होता है, उसकी तरह इसकी आकृति है, इसीलिए इसको सिसेमोइड बोन बोलते हैं। जैसे कि पटेला, पटेला ये रहा, घुटने की जो हड्डी होती है ना, उसको पटेला कहते हैं। देखो ये दिखाई दे रहा होगा, बड़े करके दिखा रखा है, ये रहा जो गोल गोल सी है, इसको पटेला कहते हैं, पटेला। और पीसीफोम, पीसीफोम, चलो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई माइक खोल के बताओ कहाँ होती है पीसीफोम? सर ये कलाई में साइड में होती है, बहुत बार एग्जाम में आया, पीसीफोम कहाँ होती है बताओ? सर इंटेरोमेडियल साइड ऑफ रिस्ट। वेरी गुड, पीसीफोम वेरी गुड, कलाई में होती है। इतना एडवांस तो नहीं आता, सिंपल हमारे पेपर में कि कलाई में होती है, कंधे में होती है, एंकल में होती है। वो एमबीबीएस में पूछेंगे कि डायरेक्ट ये डायरेक्शन है, वहां तक हम नहीं जाएंगे। डायरेक्ट इतना याद रखो कि पीसीफोम कलाई में होती है, इतना हमारे लिए बहुत है। इतना भी आपको याद हो जाएगा तो आपके आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, लॉन्ग बोन मतलब कि लंबी हड्डियां, जैसे फीमर है, टिबिया है, फेबुला है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, ये लॉन्ग बोन्स है। शॉर्ट बोन्स यानी कि छोटी हड्डियां, जैसे कार्पल्स हैं, टार्सल्स हैं, ये छोटी हड्डियां हैं। अब फ्लैट बोन मतलब कि जो फ्लैट यानी कि जो प्लेन सी है, गत्ते की तरह, एक तरीके से चपटी, चपटी हिंदी में बोलते हैं फ्लैट को, कि जैसे कि पसलियां हैं, स्कैपुला है, स्टर्नम है। स्टर्नम को एक नाम और बोलते हैं, याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जातु की ऐसे कुछ नाम है इसका, मैं बता दूंगा बाद में। कपाल की अस्थि, खूब यानी कि ऊपर की सिर की जो अस्थियां हैं वो फ्लैट बोन्स हैं। इरेगुलर जिसका कोई आकार नहीं है, जैसे वर्टिब्री है, हिप बोन्स है। सिसेमोइड, पटेला यानी कि घुटने की हड्डी है, पिसिफोम यानी कि रिस्ट की हड्डी है ये। तो ये टाइप्स ऑफ बोन्स हो गए। तो आगे कर रहा हूँ क्या?
कंपोजिशन सर इस परिणाम को उर्फलक रोग काफी है। चलो आप ना ये करो सिलेबस। हाँ जी, कई नाम हो सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं। मैं थोड़ा सा टाइम तो कम रह गया हमारे पास, थोड़ा सा और करा रहा हूँ आपको, 2 मिनट और करा देता हूँ। कंपोजिशन ऑफ बोन, कंपोजिशन और सॉलिड मटेरियल कि हड्डियों में 25% पानी होता है और हड्डियों में 75% सॉलिड मटेरियल होता है, और वो 75% जो है उसमें 30% कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और 45% इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं। अब ऑर्गेनिक के नाम भी दिए हुए हैं, ओसिन है, म्यूकोप्रोटीन है, क्रिएटिन है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेज हैं जैसे कि कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम, ये मेन होते हैं। और उसके बाद में पोटासियम, सोडियम, क्लोरीन ये कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। आयरन, क्लोरीन, लिथियम अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में कि इनमें से हड्डियों में नहीं पाया जाता, इनमें से हड्डियों में नहीं पाया जाता। ऑप्शन दे दिया कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियस और गोल्ड। गोल्ड नहीं पाया जाता तो गोल्ड आंसर हो जाएगा। कुछ भी उलझाने के लिए दिया जा सकता है, तो इसलिए कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बनाए ये नोट्स है मेरे, आप इनको अच्छे से नोट कर लेंगे। और दूसरा आप ध्यान रखेंगे कि फ्लेक्सिबल बोन कौन सी होती हैं और बोन के अंदर हार्डनेस कहाँ से आती है। जैसे कि जो अकार्बनिक पदार्थ मीनिंग कि इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनकी वजह से जो बोन्स ना हार्ड होती हैं, और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है उनकी वजह से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इसलिए बोलते हैं कि अगर हमें ज्यादा लचीला बनना है, शरीर ज्यादा लचीला बनाना है एडवांस आसन करने के लिए, तो इसलिए बोलते हैं कि ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस खाने चाहिए और इनऑर्गेनिक कम खाने चाहिए। इनऑर्गेनिक ज्यादा खाएंगे तो हमारी बोन टाइट हो जाएगी, और ऑर्गेनिक ज्यादा खाएंगे तो बोन में लचीलापन आता है। तो आज के लिए इतना काफी समय हो चुका है, तो मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा। मैं स्लाइड आपको भेज दूंगा कल, ये आगे से आप थोड़ा थोड़ा अपने आप से पढ़ लेंगे ताकि आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। किसी का कोई विशेष डाउट हो तो बता दीजिए। सर यहाँ पर आपने अल्प 2 जगह पर लिखा है, तो दोनों मिला के अल्प होगा या फिर अलग अलग है? एक ज्यादा अल्प है। अल्प देखिए मुख्य मेन जो है, आप ये समझो कि मेन मान लो कि 80% 90% मुख्य है, ठीक है। अल्प 10% 20% कम है अल्प, ठीक है। और अत्यंत बहुत कम मतलब कि 0.5 2% 1% ये बहुत कम है। इसका मतलब अति कम मात्रा में आते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो डायग्राम में तो दिख रहा है कि 0.2% ये बहुत कम है, 39 है ये। इस तरीके से आप इसको देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे और अच्छे से पता चल जाएगा। जी और कोई किसी का समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? बहुत जल्दी या हड़बड़ाहट तो नहीं हो रही है? और सर एक चीज और है ना कि जो ब्लड